जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम लोग NCERT दृष्टि द विज़न का इसके NCERT थ्रू कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे NCERT का उसको देखेंगे। ये सामान्य विज्ञान का होगा। इसमें हम लोग NCERT सामान्य विज्ञान का कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि NCERT के सारे क्वेश्चन को डिटेल से दृष्टि ने इसमें डाला हुआ है। आइए स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले कक्षा क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास 6 में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम आगे वीडियो इस पर बनाएंगे। अगर आपका अच्छा सहयोग रहा तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। इसको आइए समझते हैं। देखिएगा कक्षा 6 में क्या क्या NCERT का चैप्टर है। पहला चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। तीसरा है तंतु से वस्त्र तक। चौथा है वस्तुओं के समूह बनाना। पांचवा है पदार्थों का पृथक्करण, ये चैप्टर का नाम है 5th चैप्टर। छठा है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। सातवां है पौधे को जानिए। आठवां है शरीर में गति। नौवां है सजीव और उनका परिवेश। 10वां है गति दूरी का मापन। प्रकाश छाया परिवर्तन, विद्युत परिपथ। इस तरह से विद्युत परिपथ से लेकर के नौवां है सजीव परेश, गति गतियाँ, प्रकाश छाया परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जल, हमारे चारों ओर वायु, कचरा संग्रहण और उसका निपटान। ये सारे चैप्टर है, कुल 16 चैप्टर है। इससे दृष्टि ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। आइए हम लोग देखेंगे। देख लीजिए, ये कक्षा 6 लिखा है, कक्षा 6 का है, क्लास 6 का, इसका विज्ञान का है। पहला चैप्टर का नाम आपको हम अभी बताए थे, भोजन ये कहाँ से आता है, ये चैप्टर का नाम है। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, ए या बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे जो शाकाहारी साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं उसको बोलते हैं सर्वाहारी, ओमनीवोरस। तो ऑप्शन डी सही है क्योंकि दोनों खाने वाले को क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों सही है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी तथा जो जंतु केवल मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा मांस दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि। देखिएगा ऑप्शन ए क्यों करती है। ऑप्शन ए में कह रहा है फूल और उनका जो मकरंद है केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। दूसरा, मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। देखिए मधुमक्खियों में अधिक शहद, ये तो फॉल्स हो गया। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है। देखिए बहुत मेहनती होता है, आलस्य नहीं होता है, उपयुक्त में से सभी। तो फूल और मकरंद जो है वर्ष में केवल एक ही समय उपलब्ध होती है। मधुमक्खियाँ फूल से मकरंद एकत्र कर इसलिए इसको भंडारित करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उसका देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है विश्लेषण में। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है क्योंकि फूल और उसका जो मकरंद है वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए है पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों को खाया जाता है। सभी नहीं खाया जाता, ये तो गलत हो गया। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते, ये सही है। कौवा मांसाहारी है, इसमें से कौन सही है। तो देखिएगा इसका कह रहा है, इसमें आंसर कौन सा दिया है 3 का। देखिएगा 3 का क्या दिया है, 3 का डी दिया है। इनमें से कहता है 3 का डी, 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 को देखिए। 2 में कह रहा है कि पौधे की हम लोग क्या कहते हैं, सभी पौधों की जड़, तना और पुष्प पत्तियों को खाया जाता है। उसके बाद 4 कौवा मांसाहारी जीव है, ये सही है। देखिएगा उन्होंने 2 और 4 को सही बताया है। फिर नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन में एक बार इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सभी पौधे की जड़, तना और पत्तियां खाने में नहीं उपयोग किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, खाने में नहीं उपयोग कर सकता है क्योंकि पौधे के कुछ विशेष हिस्सा ही हम लोग क्या प्रयोग करते हैं खाने में। सभी पौधे में कुछ विभिन्नताएं भी होती है। सरसों की पत्तियों तथा बीज का ही प्रयोग खाने में किया जा सकता है, अर्थात कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भागों को खाने में प्रयोग किया जा सकता है। कौवा एक सर्वाहारी है। कौवा कैसा है, एक सर्वाहारी है। फिर देखेंगे कोट 1 को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे शेर और बाघ है, उसको किससे मिलाएंगे। तो शेर और बाघ सब्जी नहीं खाएगा, सभी जंतु खाते हैं, दूसरे जंतु को खाते हैं। हाँ,
दूसरे जंतुओं को खाएंगे। शाकाहारी सब्जी को खाएंगे। पालक, फूल गोभी, ये क्या हैं? ये सारी सब्जियां हैं। शाकाहारी क्या खाएंगे? पादप और उसके बाद दूध, पनीर और घी, ये सभी कौन है? दूध, पनीर और घी, ये पादप उत्पाद है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है। बी दिया है। इसका विश्लेषण देख लीजिए। देखिए क्या है, शेर, बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप और जंतु उत्पाद को खाते हैं। पालक जो है और फूल गोभी, ये सारी सब्जी हैं। दूध, पनीर सभी जंतु उत्पाद हैं। दूध, पनीर और दही जंतु उत्पाद है। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा चैप्टर का नाम है भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं? कहता है खनिज लवण, विटामिन, आहार रेशे। तो आउटपुट को चुनिए, केवल 1, केवल 1 2, केवल 2, केवल 1 3 4। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर क्या कह रहा है। कहता है कि भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, रुक्षांश, जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। ये क्या कहता है? डाइजेस्टिव का काम करता है रुक्षांश हमारा। तो भोजन का मुख्य पोषक तत्व कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन हो गया, जो खनिज लवण भी सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर को वृद्धि और अनुरक्षण करते हैं। प्रोटीन तो वृद्धि करता है, खनिज के बारे में नहीं। फिर कहता है विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा करता है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा करता है। तो इसका कूट देखिए 1 2 3, तो इसका 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है कि प्रोटीन और खनिज लवण हमारी वृद्धि करता है, विटामिन हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्टिव होता है, और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल्स है। फिर देख लेते हैं, इसका विश्लेषण पढ़ लेते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है कि उपर्युक्त तीनों में कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन जो है खनिज लवण और शरीर को वृद्धि एवं अनुरक्षण करता है। विटामिन हमारे शरीर को रक्षा करने में सहायता देता है, जबकि रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों पर विचार करिए। कार्बोहाइड्रेट का अमीनो अम्ल नहीं होते, प्रोटीन का भाग है। मंड, स्टार्च है, शर्करा है। तो 1 और 3 देखिए किसी में है, 1 और 3 किसी में नहीं है। एक तो होगा नहीं, 2 और 3 तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो अमीनो एसिड है, इन्होंने कहा कि केवल एक कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में विचार कीजिए इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकार नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो अमीनो अम्ल में नहीं है। अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन का भाग होता है। प्रोटीन 27 अमीनो एसिड मिलकर के 20 से 27 प्रोटीन मिलकर के अमीनो एसिड बनाता है। तो मंड और कार्बोहाइड्रेट है, नोट है, तो ऑप्शन ए सही है। अब देखिए क्या विश्लेषण कह रहा है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड, शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। अमीनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नेगेटिव पूछ लिया था। आइए, वसा भोजन का एक मुख्य घटक होता है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करिए। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, ये सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अभी ऊपर पढ़े, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करता है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिएगा, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में ज़्यादा होता है। तो 1 और 2 सही होना चाहिए। अब देखिए उसमें, और इसका आंसर उन्होंने दृष्टि आई इसने क्या दिया है, तो बी दिया है, केवल 1 और 2। तो हम भी आपको वही बताए। इन्होंने क्या किया है, देखिएगा 3 गलत है, क्योंकि ना कार्बोहाइड्रेट में वसा नहीं, सबसे ज़्यादा फैट्स में होता है एनर्जी। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट के कंपेरिजन में। इसका मतलब है कि फैट्स में ज़्यादा वसा पाई जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5 तक क्या बनता है। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का एक हिस्सा है, बिल्कुल है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से ही होता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने, मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। ये बात तो सही है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 सही लगता है। देखें उन्होंने क्या किया, सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। क्या कहता है, कुछ सीमा तक
कुछ लिमिटेशन तक शरीर के लिए आवश्यक जल पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल होता है और भोजन में उपस्थित जो पोषक है तत्वों का अवशोषण करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में जल ही उपयोगी होता है। विश्लेषण देख लेते हैं, दोनों कथन सही है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने भी जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को आवश्यकता अवशोषित करने, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए और उसके बीमारी डिजीजेस, इसकी लेकनेस, इसकी कमी से क्या होगा। विटामिन ए को दृष्टिहीनता हो जाएगा। विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं, बेरी बेरी बोल देते हैं जब तक। विटामिन सी से स्कर्वी होगा। विटामिन डी से रिकेट्स होगा। ये सारा बीमारी बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, आप तो देखते रहिएगा, देखिएगा। उन्होंने क्या लिखा, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है। दृष्टिहीनता होती है, कमज़ोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना पड़ता है, कभी कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देना बंद हो जाता है और रतौंधी के लक्षण होते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां हो जाती है और काम करने की जो ऊर्जा में कमी हो जाती है, इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, मसूड़ों में खून निकलने आते हैं और घाव भरने में अधिक समय लगता है, इस रोग का प्रमुख लक्षण है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसमें अस्थियां मुलायम होकर उड़ने लगती है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। विटामिन ए त्वचा और आँखों के लिए स्वस्थ रखती है, ये तो सही है। विटामिन बी1 घाव भरने में सही है, तो ये गलत है। विटामिन बी1 का घाव से कोई रिलेशन नहीं है, घाव होगा विटामिन सी। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। विटामिन डी हमारी अस्थियाँ बोन्स एंड हमारे दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो ए और सी और डी सही है, लेकिन बी गलत है। हमको पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो बी बता देंगे गलत है। क्यों? क्योंकि विटामिन बी1 का बी से कोई रिलेशन नहीं है। आइए देखें विश्लेषण क्या करता है। कहता है ए, सी और डी सही है, बी गलत है, क्योंकि विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, घाव भरने में विटामिन सी उपयोगी होता है। विटामिन सी भोजन में आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। आपको बता दें, जो महिलाएं खाना बनाती है उसका विटामिन सी बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है, या बोल सकते हैं गर्मी से विटामिन सी, आप साग सब्जी को पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फ्राई करते हैं, इससे विटामिन सी लॉस हो जाती है। अब देखिएगा, कैल्शियम, इसके अभावजन्य रोग क्या होंगे। कैल्शियम से हो सकता है दंत क्षय, आयोडीन से ग्वाइटर हो जाएगा और लोह से अस्थि क्षय होगा, इसको अनीमिया, लोह से अस्थि क्षय हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए उन्होंने क्या सुमेलित किया है, देखिएगा ऑप्शन ए दिया है निम्नलिखित में से अच्छा देखिए, ये पहले से मैच है, हम लोग गलत मिलाना नहीं था। कहता है कि कौन मैच है, तो कैल्शियम से अस्थि क्षय होता है बोन्स से, क्योंकि बोन्स और हड्डी दांतों में, और दो है आयोडीन से ग्वाइटर होगा। लोह से दंत क्षय, इसका कोई रिलेशन नहीं है, दंत क्षय से कोई रिलेशन इसका नहीं है। दंत क्षय तो विटामिन सी की कमी से भी हो सकता है। देखिए उन्होंने क्या किया, लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव होने के कारण रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय विकार हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, गर्दन की ग्रंथि फूलना और बच्चों की मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। लोह की कमी से अरक्तता होती है, इसके कारण रोगी का कमजोर अनुभव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एनसीईआरटी सीरीज का, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी से कारण होता है। तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो होगी प्रोटीन की कमी से होगा, विटामिन फैट्स इसकी कमी से नहीं होगा। हम ऑप्शन बी बोलते हैं। देखें दृष्टि, इसका ऑप्शन क्या लिखता है 9 का, हाँ तो उन्होंने भी 9 का बी दिया है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। तंतु से वस्त्र तक, अब देखेंगे ये चैप्टर 3 नंबर है। तो मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों हमारे वीडियो को आप लाइक करिए। अगर नए यूट्यूब चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सपोर्ट देने के लिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा दीजिए, और फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जितने भी हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं। तंतु से वस्त्र तक एक पहला क्वेश्चन है, तागा यानी धागा पतले तंतु से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। रुई और जूट जैसे जंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। देख लेते हैं, जूट नारियल का बाहरी आवरण है। जूट और नारियल का कोई रिलेशन है, बताइए तो देखेंगे हम ऑप्शन बी ही कहते हैं। हाँ तो बी ही गलत है, ऑप्शन बी ही गलत है, सॉरी ऑप्शन क्या होगा, बी ही गलत है। जूट और रिलेशन बाहरी आवरण ये नहीं होगा। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये सही है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। ये देखेंगे इसका विश्लेषण, तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से
मिलकर बना होता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशा पौधा होता है, इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होता है। रेशम और ऊन जंतुओं से प्राप्त होता है। इनमें रेशम तंतु जो है रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ऊन भेड़ बकरी तथा खरगोश ऊंट याक बलों से प्राप्त होता है। देखिए, ऊन भेड़ बकरी खरगोश ऊंट और याक के बालों से प्राप्त होता है। अतः कथन भी गलत है, क्योंकि जूट का नारियल से कोई रिलेशन नहीं है। अब देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचारते हैं। फ्लैक्स और पॉलिस्टर, नायलन, एक्रिलिक, रेशम। क्वेश्चन पूछता है कौन सा संश्लेषित तंतु है, फाइबर है। देखिएगा, नायलन तो है, उसके बाद फिर आप बता सकते हैं पॉलिस्टर भी है, उसके बाद एक्रिलिक है, लेकिन फ्लैक्स नहीं है और रेशम नहीं है। रेशम तो प्राकृतिक है, तो संश्लेषित नहीं है। तो अभी बताइए, आग बकरी ऊँट वगैरह से रेशम को प्राप्ति होती है। कह रहा है क्वेश्चन, कपास जूट फ्लैक्स रेशम ऊन के तंतुओं के उत्पादन है। किसके? तंतुओं के। कपास हो गया, जूट को बोल दिया फ्लैक्स, रेशम और ऊन ये तंतु से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक रेशा नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक संश्लेषित तंतु हैं। भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो पटसन पश्चिम बंगाल में की जाती है, बिहार में की जाती है। तो ये ऑप्शन 1 और 3 हमको तो सही लगा। अब असम का एरिया में देखिएगा, ये सही है, लेकिन केरल में डाउट है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन उन्होंने क्या देता है। दृष्टि इसका ऑप्शन देता है सी, भारत में पटसन की खेती पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। तो देख लीजिएगा, केरल इसमें नहीं आया। 4 में कहता है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। आइए विचारते हैं। पटसन पादप के पुष्पन अवस्था से में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ये बात सही है, हम लोग कुछ दिनों तक जब उसको काटा जाता है तो पानी के अंदर डुबो के रखते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। ये भी सही है। 2 और 3 सही है। अब देखें उन्होंने क्या एक को सही माना, पटसन को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, पुष्प की अवस्था में। डी है, हाँ बिल्कुल, पुष्प अवस्था में काटते हैं, ये भी सही है, ये भी सही, डुबो के रखते हैं। और कताई को तागा बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये चैप्टर हमारा 4 आ गया। तो आइए देखते हैं 4 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, उसके बाद मिट्टी का तेल और नींबू कौन से जल में विलेय हैं। अब देखिएगा, जल में विलेय की प्रोसेस में हम लोग क्या देखेंगे, तो देखते हैं कि जल में विलेय कौन है। ऑक्सीजन भी है, उसके बाद क्योंकि हम लोग जानते हैं H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिल से तो जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो जल बना। 2 सिरका और चौथा है नींबू का रस। लेकिन मिट्टी का तेल तैरते रहता है, मिट्टी का तेल तैरते रहता है। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू रस जल में विलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय नहीं होते, ऐसे पदार्थों को अविलेय कहलाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, बालू के कण हो गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। देखें, स्टील का स्लेट, तेल का लगा कागज़, गत्ते का डब्बा, कांच। निम्नलिखित में से कौन सा पारभासी है। देखिएगा, जिससे पारभासी उसको ट्रांसलूसेंट उसको बोलते हैं, जिससे लाइट पास नहीं हो सकती है। जिससे लाइट जैसे सपोज करेंगे स्लेट रख देंगे तो देखिए स्लेट से लाइट पास होगी, तो ये भी होगा। तेल लगा कागज़, थोड़ा सा लाइट पास होगा, लाइट इसको नहीं मानेंगे क्योंकि इससे पास तो हो जाएगा, प्लेट से नहीं होगा। फिर देखेंगे गत्ते का डब्बा, ये इससे भी नहीं होगा। कांच से भी। तो देखिएगा हम क्या बोलते हैं 1 और 4, इन्होंने ऑप्शन को क्या दिया है, 1 और 4 दिया है। देखते हैं उसका ऑप्शन को। तो यह ऑप्शन है, देख लीजिए 2 3 1 3 2 2 4। ऑप्शन को देख लीजिए, उन्होंने क्या कहता है किसके किससे लाइट पास नहीं होता है। वो पदार्थ जिसके आर पार स्पष्टता देखा जा सकता है। अच्छा देखिए, तो माफ़ करिएगा, उसको ट्रांसपेरेंट उसको बोलते हैं, जिसके आसपास देखा जा सकता है, लाइट की बात नहीं है। उन्हें देखा जा सकता है, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उसको वो कहते हैं कांच। गत्ते का डब्बा अपारदर्शी है। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है उसको पारभासी बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज़। तो उन्होंने ऑप्शन ए को सही माना है, सिर्फ किसको, गत्ते वाला वो जो ऑप्शन है उसी को सही माना है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। ऑप्शन ए में सही है। ऑप्शन ए में क्या सही है, ऑप्शन ए केवल दे, तो तेल लगा हुआ कागज़ सिर्फ है जो है ट्रांसलूसेंट है। तेल लगा हुआ कागज़ केवल 2 सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन तीसरा है, देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं।
दूसरा स्टेटमेंट, हमारे चारों ओर वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती है। पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में हो सकता है या किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है, केवल 2 सही है कि हमारे चारों ओर वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। 5वां चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन बोल सकते हैं। पदार्थों का पृथक्करण में कहता संदर्भ है कौन सा विचार कीजिए, किसी पर विचार करिए, निम्नलिखित पर विचार करिए। कहता है विनोइंग, निस्तारण और डिकन्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण की विधियां हैं? देखिएगा, अलग करने की ये विनोइंग भी है, निस्तारण, डिकन्टेशन और फिल्ट्रेशन, तो तीनों होना चाहिए। 1 2 3 देखिए उन्होंने क्या दिया है, डी दिया है। तीनों देखेंगे तो सेपरेशन का क्या मेथड होता है, एक निष्पादन, निस्तारण, निस्यंदित, तीनों ही मिश्रणों से अवयवों को पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हैंड पिकिंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, थ्रेशिंग, एवापोरेशन, ये सारे पृथक्करण की मेथड्स हैं, सेपरेशन ऑफ मेथड्स हैं। पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिएगा, किसी मिश्रण के कणों को आपस तथा अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। रेत और जल के मिश्रण को रेत के भारी कण तली में बैठ जाता है अवसाद के रूप में और जल को छोड़कर पृथक किया जा सकता है। ये तो सही है, हमको दिखा। उस ऑप्शन स्टेटमेंट 2 सही देखा। अब देखें इन्होंने 2 का आंसर क्या दिया है। अच्छा, 2 का ऑप्शन बी दिया है सिर्फ, क्योंकि बी सही था। एक बार फिर से देख लीजिए, इन्होंने क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है। बी क्या कहता है, कौन सा सही नहीं है, तो ये तो बी तो सही है। देख लेते हैं इन्होंने क्या सॉल्यूशन क्या देता है, देखेंगे। कहता है चालन की प्रक्रिया में छलनी का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें अवयव को, बड़े कणों को चालकर अलग किया जा सकता है। अधिक महीन अशुद्धि को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। मिश्रण में जल मिलाने के भारी अवयव तली में बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया अवसादन होती है, क्योंकि वह निस्तारण कहते हैं मिट्टी, ये प्रक्रिया कहते हैं, अथवा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अवसाद बन जाता है, तो निस्तारण वाला प्रोसेस गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त। क्या बोलेंगे, एक लिमिटेशन है। सपोज यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वाटर ले लिया और शुगर डाल दिया, लेकिन एक लिमिटेशन होगा कि शुगर जो है वाटर में और घुलेगा नहीं, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कह सकते हैं, उसकी लिमिटेशन होती है। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सकी, वह पदार्थ संतृप्त विलयन कहलाता है। कहता है किस पदार्थ की विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है? किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, स्थिर रहेगी? कोई नहीं, तो विलयन का तापमान बढ़ने से उसकी विलेयता बढ़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। और कहता है औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जा सकता है। गर्म करने के वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसके आकार में, इस ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि पेज तो फिनिश हो गया। आइए, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो औजारों में लोहे और फलक में, इसका ऑप्शन था बी, औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का अमाप लकड़ी के हत्थे में थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्थे आसानी में इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह कहता है हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी, लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कागज़ का जलना, दूध का दही बनना, नमक के पानी में घुलना, कुम्हार के मिट्टी का ढेर बनाना। कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित है, रिवर्स किया जा सकता? कागज़ का जलना तो ये रासायनिक परिवर्तन है, उत्क्रमित नहीं होता है। फिर बोलता है दूध का दही बनना, ये भी नहीं होगा। नमक का पानी में घुलना, इसको उत्क्रमित कर सकते हैं। कुम्हार का तो बर्तन में ढाल देना, तो ये कहाँ तक सही है देखेंगे उन्होंने ऑप्शन, मेरे ख्याल से ऑप्शन 3 सही होना चाहिए कि रिवर्स किया जा सकता है, तो देखेंगे ऑप्शन 3 सही है। तो 3 और 4 देखिएगा, ऑप्शन डी सही है। कुम्हार का जो कोई बर्तन बदल देगा तो उसको रिवर्स कर सकता है, तो ये बात सही है। कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं तथा कुछ परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। कागज़ का जला देंगे, दूध का दही बनेंगे, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं होते, नॉट क्या बोलते, रिवर्सिबल होता है। जबकि नमक का पानी में घुलना, कुम्हार का मिट्टी का ढेर में बदलना उत्क्रमित किए जा सकते हैं, परंतु कुम्हार बर्तन को मिट्टी में सेकने के बाद परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। लेकिन शेप देते वक्त वो तो कर सकता है उत्क्रमित, लेकिन शेप होने के बाद वो उत्क्रमित नहीं कर सकता। कहता है पौधों को जानिए, आइए जानते हैं।
पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और मूलांकर। पुष्प में कौन सा सम्मिलित नहीं है विभिन्न भागों में? तो दिए गए कोड का सही उपयोग करिए। तो कौन सा डायरेक्ट ऑप्शन है? डी पर चलते केवल 5 मूलांकर नहीं है। अच्छा देखिएगा, क्योंकि अगर बात करेंगे तो मूलांकर जो है, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखता है। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु क्या होते हैं? ये पुंकेसर के भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्रीकेसर के भाग है। बीज के जमने के समय जो भाग मूल या मूलांकर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं, अतः मूलांकर बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कहता है 2, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? पत्तियों में शिराएं प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्तियों में पर्णविरित और फलक होते हैं। पत्तियों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड या संश्लेषण करते हैं स्टार्च का। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने में ग्रहण कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी से क्या लिखा उन्होंने, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है, ऊपर सब सही है। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने में प्रयोग करता है, ये सही नहीं है। आइए क्या कहता है, ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। जलवाष्प को कैसे लेता है? जल जाइलम होता है, उसका जाइलम टिश्यू होता है, जिससे वो जल ले लेता है। निम्नलिखित कहता है तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने दो तरफा मार्ग कार्य करते, इधर से भी फोर्स इधर से फोर्स, दोनों का अच्छा ये तना किस का स्टेम की बात कर रहा है। तना दो तरफा मार्ग का काम करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तना जल और खनिज पतली नलिकाओं के द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। जल भी देखिएगा, तना तो कहाँ करता है, खनिज तो हमारा जड़ करता है, रूट करता है। पत्तियों द्वारा भोजन तने से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, तो देखें क्या कहता है उन्होंने, ऑप्शन सी को माना है। 1 और 2 दोनों सही माना है। अब देखें क्या विश्लेषण कह रहा है। तना जो है दोनों कार्य संपन्न करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं, ये कठोर, मुलायम और कमज़ोर होते हैं। वृक्ष के तने कठोर होते हैं, कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ये भूमि में फैल जाते हैं, विसर्पी लता होते हैं, जबकि पौधे आरोही होते हैं। फिर देखेंगे जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही है, सिर्फ ऑप्शन ए के ऊपर जाते हैं। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषण करती है और मिट्टी को पौधे में दृढ़ता जमाए रखती है, ये ही सही है इसके बारे में, जड़ के बारे में। अब देखिएगा जड़ का कुछ टाइप से होता है, कथन एक सही है, क्योंकि जड़ें दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जालिका रूपी जो सिरा विन्यास युक्त पत्तियां होते हैं उसके पौधे की जड़ें मूसला रूपी होती है। देखिए ये जालिका रूपी का रिलेशन मूसला रूपी जड़ से लगा है, कि जिसका विन्यास कैसा होगा, जालिका रूपी सिरे विन्यास होगा, उसके जो पत्तियां होंगी और उसकी जड़ें जो होंगी मूसलाधार होंगी, जबकि समांतर सिरा विन्यास होंगी, उसकी पत्तियों वाले पौधे के जड़ रेशेदार होंगे। समांतर में रेशेदार, समांतर जड़ जो होगा उसका रेशेदार उसकी जड़ें होंगी। ये पत्तियों से रिलेशन बैठाने की ट्राई किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? गाजर, मूली, आलू, सलजम। आलू जो एक टाइप का तना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है किसी के एग्जाम में। आलू क्या तना है? आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, सलजम, सरकंद और टपियोका ये सारे जड़ हैं। टपियोका केरल में खाया जाता है, हम इस जड़ों का खाने के भाग हैं। निम्नलिखित कथनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो सही उत्तर चुनिए। तो 1 2 4 5 देखेंगे कहाँ पे है, 1 2 4 5 ऑप्शन सी में है, तो ये सही होगा। आपको तो पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। शरीर में गति के बारे में देखेंगे, ये कुछ संधि है और सूची 2 को क्या करना है? मैच करना। तो आइए ऑप्शन डायरेक्ट पर चल जाते हैं। देखिए इसका विश्लेषण दिया है तो विश्लेषण ही बता देते हैं। आइए देखेंगे, इन्होंने ऑप्शन डी को सही माना है। तो डी का देखिएगा, 1 का 2 है, 1 का जो है धुरा जो पाइवट है ये गर्दन में मिलेंगी। फिर दूसरा का क्या है? बी का 4 है, बी का क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अचल संधि, गति ना करने वाली संधि। अब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पे मिलता है? आप बताइए। एक दिशा में। यह हिंज ज्वाइंट जो है एक दिशा करता है, और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा सभी दिशाओं में गति करता है। तो देखिएगा सी का 3 दिया होगा, सी का उन्होंने 1 दिया है। हिंज ज्वाइंट सभी दिशाओं में गति करता है, सी का 1 दिया है। अच्छा हाँ, हम भी तो वही बताए कि जो है बॉल एंड सॉकेट जो है सभी दिशा में गति करेंगी,
मूव करेंगे हिंज ज्वाइंट एक दिशा में। जैसे हिंज ज्वाइंट आपका जो है ना डोर दरवाज़ा में हिंज ज्वाइंट, खिड़की वगैरह में हिंज ज्वाइंट कोई एक ही दिशा में खुल सकता है, दोनों दिशा में नहीं खुल सकती है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। गर्दन कहता है सिर को जोड़ने वाले, जो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होता है धुरासंग संधि होता है। धुरासंग संधि में बेलनाकार अस्थि और छल्ले में घूमती है। अस्थियों के बीच कुछ संधियां ऐसी भी हैं जो गति नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती है, यह अचल संधि कहलाती है। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि होती है। कुंदक खल्लिका जो है जल संधि, कुंदक खल्लिका संधि है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कंधे और कूल्हे की संधियों में होती है, ये सभी दिशाओं में घूम सकती है। हिंज संधि कोहने और घुटने की संधि होती है, ये एक ही दिशा में गति करती है। कंकाल का कुछ अतिरिक्त अंग भी है। कंकाल का जो हड्डियां जितने कठोर नहीं है, जितना मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण के कान की और नाक की हड्डी। शरीर की संधियां भी उपास्थि की बनाई जा सकती हैं, पाई जाती हैं। मानव शरीर के पेशियों में शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन से चले जाते हैं। ऑप्शन ए सही है, सिर्फ एक ऊपर देते हैं। संकुचन की अवस्था मांसपेशियों, कहता है संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है, यह सही है। पेशियों के जोड़े के सिकुड़ने और फैलने की अस्थियां गति करती है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है। केचुए के शरीर की संरचना और उपयोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। केचुए को मेरुदंड लंबा और शरीर पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। केचुए में गति शरीर की पेशियों बारी बारी से विस्तारण और संकुचन होता, तो ये वाला तो सही है। अब देखें और क्या है, बी और उसके बाद सी देख लेंगे। ऑप्शन हैं क्या क्या, तो देखिएगा शरीर की जो, हाँ पहला वाला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि उसकी जो, अब आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। केचुए के शरीर की अस्थियां नहीं होती, इसमें बोन से नहीं दिखेगा आपको, परंतु इसमें पेशियां होती हैं। पेशियां इनके शरीर के संकुचन और विस्तारण से सहायता करती है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केचुएं गति करती है। अतः एक वाला जो है गलत था, क्योंकि उसमें मांसपेशियां दिया हुआ था, ये हड्डी दिया होता था, हड्डी नहीं होता है, बोन से नहीं होता है। अब देखेंगे, कहता है केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। केचुआ नासिका ग्रंथियों के द्वारा शोषण करते नहीं, केचुआ त्वचा के द्वारा शोषण करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। केचुआ किसके द्वारा शोषण करता है, त्वचा यानी स्किन के द्वारा शोषण करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखेंगे घेंगा जो है, घेंगा के कवच बाह्य कंकाल कहलाता, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। घेंगे के पेशीय पाद चलने में सहायता करता है। यह कवच घेंगे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी चलने में सहायता करता है। कूट में देखेंगे कौन कौन सा आंसर है, उन्होंने ए माना है, 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है कि घेंगा का पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करता है। सिलेडी मसल्स और घेंगा का कवच बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं। घेंगा का कवच बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है, यह एक एकल सिंगल यूनिट होता है और यह घेंगों के चलने में कोई सहायता नहीं करता है। बाह्य कंकाल यह घेंगे के एक साथ खींचता है, अतः कथन 2 3 गलत है। घेंगे का जो पाद होता है एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होता है, जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घेंगे अपने इन्हें पेशीय पाद की सहायता से चलता है, सिलेडी मसल्स की सहायता से चलता है। अब देखेंगे हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे कहता है तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सर्प इनके शरीर में वलय लूप में मुड़ा होता है, इनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल का बना होता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, देख लीजिएगा। 1 का 3 है। अच्छा पहले बी का देखिए, बी का 1 है तो बी का 1, सी का 2, सी का मछली का इसका शरीर धारारेखी होता है, और डी का 4 सर्प इसका शरीर अनेक लूप होते हैं, मुड़ा हुआ होते हैं। तो 1 का 3 और 2 का 1। 1 का 3 तिलचट्टा क्या होता है, इसका शरीर बाह्य कंकुल कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। तिलचट्टा इसका शरीर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। बी का 1 दिया था तो इसका शरीर अस्थियों वायु प्रकोष्ठ होते हैं, वायु, क्योंकि इसका हड्डी जो देखेंगे उसमें वायु भरा रहता है, अगर बहुत ज़्यादा भारी होंगे तो उड़ नहीं पाएंगे, तो ये सब। अब चैप्टर देखेंगे 9 देखते हैं, सजीवों और उनका परिवेश। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया। सजीवों थोड़ा पढ़ देते हैं। कहता है पौधे, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में अनुकूल बनाते अनुकूलन कहलाता है। मैदानी क्षेत्र में कहता है एक युक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों के बाद वह सहज हो जाता है। यह प्रक्रिया अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। तो दोनों ऑप्शन को देख लीजिए, आप लेकर चलते हैं हम आपको इसके आंसर पर। उन्होंने ऑप्शन 1 को सही माना, 2 को गलत माना, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, अडेप्टेशन अल्पकाल में नहीं होता, यह हजारों वर्षों में परिवर्तनों के प्रति क्या बोलते हैं,
पौधों और जीवों के अनुकूल होने से संबंधित है। मैदानी क्षेत्रों के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन क्या बोलते हैं, एक्लाइमेटाइजेशन बोलते हैं, पर्यानुकूलन बोलते हैं, कहलाता है। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में अनुकूलन से भिन्न होता है। किसी जीव का परिवेश जिसमें वो रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। यह घटक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखते हैं डायरेक्ट हम ऑप्शन पर ए जाता है, 1 और 2 सही है, तो 3 को थोड़ा पढ़ देंगे। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव पौधे और जंतु के जैव घटक होते हैं, बिल्कुल। चट्टान ये सारे निर्जीव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु ये निर्जीव घटक होते हैं। सूर्य का प्रकाश, उष्मा और ऊर्जा का घटक, ये दोनों घटक किसी में सम्मिलित नहीं, बिल्कुल ये किसी में सम्मिलित नहीं होगा। ये ना अजैव घटक में शामिल होगा। किस में शामिल होगा? अजैव घटक में। नेक्स्ट देखेंगे, ऊंट मरुस्थलीय में से अनुकूलित होती है, एडेप्ट कर जाता है मरुस्थल में। उसके अनुकूलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर होता है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिएगा उसमें कहता है मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। ये तो नहीं, इसमें पसीना नहीं आता। अब देखिए कौन सही है। इसको ऑप्शन में 1 2 3 में डी सही है। 1 2 3 कौन सा सही है? तो देखिएगा उन्होंने ए भी सही मान लिया। उसके पैर लंबे होते हैं, उसका शरीर रेत की गर्मी से अलग होता है, उसमें मूत्रोत्सर्जन की बहुत कम होती है, माल तथा मल शुष्क होता है, उसका पसीना नहीं आता है। तो 1 2 3 सही है। उपयुक्त तीनों में से सही है। उपयुक्त सभी विशेषताओं के कारण शरीर से जल का बहुत ह्रास कम होता है, इसलिए जल के बिना कोई भी कई दिनों तक रह सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड और ऑक्टोपस। आइए लेकर चलते इसका ऑप्शन पर विचार करने के बाद इसमें सी कहता है कि धारा रेखीय नहीं है, तो 2 और 3 में धारा रेखीय नहीं है। कहता है मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। ये मछली को पानी में गति करने में सहायता करता है। मछली का शरीर चिकने शल्कों का ढका होता है। यह शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करता है तथा साथ ही जल में सुगमित सहायक होता है। दूसरे बहुत से समुद्री कहता है जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है, परंतु स्क्विड तथा ऑक्टोपस समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे जल में चलते अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। फिर देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन। कहता है किस में शोषण के लिए गिल्स या कलोम नहीं होता है? तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी 2 और 3। व्हेल और डॉल्फिन में क्या कहता है? गिल या कलोम नहीं होता है। जल में शोषण के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल, कलोम होते हैं। ऑक्टोपस के शरीर में कलोम होते हैं। गिल स्क्विड और मछलियों भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन और व्हेल जैसे जंतुओं में गिल्स नहीं होते हैं। ये सिर में नासा द्वार अथवा छिद्रों के द्वारा वात छिद्रों में श्वास लेते हैं। देखिएगा जब भी ये जो आते हैं ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए। डॉल्फिन लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्र की सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते तथा श्वास द्वारा स्वच्छ वायु को अंदर लेते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण में किस भाग में होता है? तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है, पत्ती में नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण नागफनी में। सॉल्यूशन देखते हैं। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थल के पौधे में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बहुत कम मात्रा में निष्कासित होता है, जल बहुत कम मात्रा में निष्कासित होता है। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधे में पत्तियां कांटे के रूप में लेती है। इन पत्तियों में से वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जो पानी का जल ह्रास है वो कम हो जाता है, क्योंकि कांटे हैं तो कैसे लॉस हो जाएगा वाटर। नागफनी की पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट में कह रहा है पौधे की पत्तियां शोषण की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? तो इस ऑप्शन में बी ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे, जीव और बीज। ऑप्शन में दिया सबसे पौधे में भी, जीव में भी और बीज में भी क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रतिक्रिया और प्रजनन। तो 3 ऑप्शन को देख लीजिए। देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या करता है। उपयुक्त में से जीवों में से जंतु और पौधे में के लक्षणों में सम्मिलित है। तो देखिएगा ये 1 2 और 3 तीनों में था। देखिएगा पौधे जंतुओं दोनों में होता है, परंतु दोनों में प्रजनन तरीके के भिन्न होते हैं। छुई गुलमंदी के पौधे पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाते हैं। यह पौधे में उद्दीपन की प्रक्रिया के प्रति क्या है? अनुक्रिया दिखाता है। अब हमारा 10वां चैप्टर है गति और दूरियां। इसको करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा SI मात्रक का है? SI मात्रक जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल बोल सकते हैं कि मौलिक
फंडामेंटल ऐसे कुछ होता है, देखिएगा SI मात्रक क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है। देखिएगा मीटर है, उसके बाद फिर हाँ मीटर है, फुट नहीं है, ए और बी तो नहीं होगा। संसार के वैज्ञानिकों ने एक समान मापन के लिए मानक है कि नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट एक सेट स्वीकार किया। या आजकल जिस मानक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाहन रेक्टिलिनियर मोशन, तो ये सही है। पंखा पेरियोडिक मोशन, पंखा तो पेरियोडिक नहीं करता है। झूला सर्कुलर मोशन, ये भी नहीं करता है। तो कौन सा सुमिलित है, सही सुमिलित है, केवल एक सुमिलित है। देखिएगा पंखा क्या करता है, वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश करती है तो ऐसी सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु के किसी नियत बिंदु से समान दूरी होती है तो इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। पंखा, घड़ी, सुई, कुम्हार का चाक आदि वर्तुल गति है। कैसे गति है, वर्तुल गति है, अर्थात सर्कुलर मोशन है। जो कि पार्कों में लगे सामान्य झूले, पेंडुलम की घड़ी के पेंडुलम और गिटार के तार, ढोलों, पृष्ठ आदि गति आवर्ती गति है, क्योंकि एक फिक्स्ड पथ पर रिपीटेशन होता है, आवर्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। इस पर गौर करेंगे। 1 मीटर में को 112 भागों में विभाजित किया जाता है, उसे सेंटीमीटर, ये वाला सही है। 1 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 तो गलत है, जिसमें भी 3 3 है, ऑप्शन गलत कर दीजिए। ये भी रहे, इसमें भी 3 दिख रहा है, ये भी गलत है। तो 2 तो सही दिख रहा है। 1790 में तो मेरे ख्याल से वो भी सही होना चाहिए। 1 2 ऑप्शन सी है। कहता है कौन सा असत्य, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा पूछ दिया, कौन सा असत्य है, तो केवल 3 असत्य है, क्योंकि मीटर में 20 सेंटीमीटर नहीं होता, 1 मीटर में 20 मिलीमीटर भी नहीं होता है। 1 और 2 सही है कि जो है आविष्कार फ्रांस वासियों ने किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कहता है अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन दर्पणों में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है। तो देखिएगा, दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए बी आवश्यक है, केवल 2 क्या होना चाहिए, परावर्तन होना चाहिए। दर्पणों के प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन तथा विवर्तन इनके लिए आवश्यक नहीं है। दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तन की जरूरत है। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वो वस्तु प्रकाश पर पड़े, या जब व्यक्ति की आंख प्रकाश पर पड़े, जब प्रकाश वस्तु से परे और आंखों की तरफ आए तब वस्तु दिखाई देगा। व्यक्ति वस्तु को तभी देखेगा जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और वस्तु आंखों पर, और फिर वस्तु से आंखों पर प्रकाश आता है। अब देखेंगे निम्नलिखित कथन पर असत्य कथन का चुनना है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु को छाया नहीं बनता है। ये तो कंडीशन है छाया बनने का, कोई अपारदर्शी वस्तु रखेंगे और प्रकाश पड़ेगा तो इधर छाया बनेगा, तो ये असत्य हो गया, छाया बनती है। दर्पण से परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब होता है, ये सही है। पारभासी वस्तुएं कुछ भाग अपने में से होकर जाने देती है, प्रतिबिंब छाया से अत्यधिक भिन्न होता है, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज का हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। उसके बाद कुछ ही चैप्टर होगा और 4 ही चैप्टर हो सकता है, 12 और 16 चैप्टर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत रासायनिक तो होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, ये भी सही है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इन्होंने डी को सही है, 1 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन विद्युत का चालक है। तो थर्मोकोल चालक नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि तो ये है, बोल सकते हैं कि प्लास्टिक का दूसरा फॉर्म है वायु देखिए, वायु भी ना बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है। मानव शरीर और एल्युमिनियम का पत्ती, ये सारे सुचालक हैं। जिन पदार्थों से पदार्थों को विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चालक, जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो विद्युत का रोधक, कुचालक। थर्मोकोल वायु विद्युत के रोधक हैं, बैड कंडक्टर हैं, जबकि एल्युमिनियम और मोनो शरीर विद्युत के चालक है। मोनो शरीर बहुत अच्छा विद्युत का चालक है, इसलिए तो करंट लग जाती है। विद्युत चालन तथा विद्युत रोधन से संबंधित कथन है, तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। आंसर नहीं दिया है, 1 मिनट रुकिए। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधन से संबंधित कथन है, तो इसका कथन सही जो है ना उसी को हम पढ़ देते हैं। तथा जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक, तथा जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता वो विद्युत का कुचालक या रोधक कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट, तो ये तो होता ही है क्योंकि फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है जो टर्मिनलों में जुड़ा होता है, विद्युत प्रवाह होने में यह फिलामेंट दीप्त हो जाता है, जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। तो विचारते हैं, पहला ऑप्शन ए सही है। बंद परिपथ
विद्युत धारा विद्युत सेल के एक सर्किट से दूसरे सर्किट में प्रवाहित होती है। स्विच एक जटिल युक्ति है जिसके विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता है। ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं करता, कम या अधिक नहीं करता, या तो ब्लॉक कर देगा, क्लोज कर देगा, या ओपन कर देगा, इतना ही करता। स्विच एक सरल युक्ति है, जटिल नहीं है, जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता या पूरा करता है। अब 13 चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबकों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। देखें पहले से बी ऑप्शन सही है, 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 को अच्छा से देखिएगा। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिएगा जो समान आवेश होंगे वो आकर्षित नहीं होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, जो असमान आवेश हैं वो आकर्षित होंगे। ऑप्शन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट का देखिएगा, थोड़ा सा विश्लेषण पढ़ देते हैं। मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो चुंबक पदार्थों से आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ज़्यादा पेज अप नहीं होगा। तो 2 असमान ध्रुवों, देखिए असमान ध्रुव आकर्षित करेंगी और समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, देखें इस मिला हुआ, हाँ इसी को देख लेते हैं। चुंबकीय जो है कोबाल्ट का बना होता है, मैग्नस यूनान में बना, मैच किया। मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है और अचुंबकीय मिट्टी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हैं। प्रत्येक चुंबक उत्तरी और दक्षिण ध्रुव होते हैं, सही है। चुंबक को गर्म करने, चोट करने, ऊंचाई पर गिराने से चुंबक का गुण खो जाता है, ये भी सही है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को रुकता है, ये भी सही है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, तो इस पर डाउट है, तो देखिएगा क्या ऑप्शन सी को सही माना। 1 2 3, 1 2 3 सही है, चौथा पर डाउट है, ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। चैप्टर 14 हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करते हैं। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। कहता है उपर्युक्त में से किन कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है। तो देखेंगे छोटी बूंदें, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन या संघनन। तो उन्होंने ऑप्शन को क्या दिया है, सिर्फ सी दिया है। सी का मतलब केवल 3। संघनन के कारण सपोज करेंगे कोई, अगर हम ठंडा बर्फ दे देंगे, इस गिलास में रख देंगे, तो ऊपर में देखिएगा बूंद बूंद हो जाता है। जैसे आप पेप्सी, कोका कोला ये पीते होंगे या स्प्राइट वगैरह तो लेते होंगे, जैसे बाहर निकलता है उसके अंदर बूंद बूंद हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहलाता है। जलवाष्प का यानी वाटर वेपर का किसमें बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में बन जाएगा, संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है। बर्फयुक्त कहता है जल से भरे गिलास, बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन के कारण होती है, संघनन के कारण एकत्र हो जाती है। वायु में जलवाष्प उपस्थित होते हैं। जब वायु ठंडी किसी पृष्ठ पर संपर्क में आती है तो इससे उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती हैं। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों जल से वाष्प अवस्था से बदलता है। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आइए, सबसे पहले सी दिया है केवल 3। तो देखिएगा, वायु में प्रविष्ट जल बादल बनते हैं, वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आ जाता है। जल पृष्ठ कहता है पुनः वापस जाने में वाष्पोत्सर्जन मुख्य भूमिका निभाता है। सारी चीज़ें भूमिका। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन प्रक्रियाओं के द्वारा प्रवेश करता है। वायु में जल, इनमें से कहता है कौन सा सही है, तो उन्होंने केवल 3 को सही माना है, केवल सी को माना, तो सी को ही चलेंगे। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं, वर्षा, ओला तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर लौटते हैं, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करते हैं, पहले देख लेते हैं इनमें से कोई नहीं सही नहीं है, दोनों गलत है। कहता है वर्षा का जल एकत्र करने में वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है, ये गलत है। वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कहता है समुद्र, ये तो सही है, इनमें से कौन सा सही नहीं। वर्षा जल एकत्र करने से वर्षा जल कहते हैं। समुद्र और महासागरों में जल बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है, पीने योग्य नहीं, ये भी सही है। कहता है कौन सत्य नहीं, तो दोनों तो सत्य है, दोनों सत्य नहीं, सत्य है, असत्य नहीं है। विश्लेषण पढ़ देते, अच्छा से समझ में आ जाएगा। दोनों कथन सही हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। समुद्र और महासागर लवण उपस्थित होता है जो खारा होता है, इसलिए पीने योग्य नहीं होता है। कहता है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कविता के रचयिता कौन है, तो ये क्या है, एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज राइज ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये पुस्तक में लिखा हुआ है। कहता है एस.टी. कॉलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइज ऑफ एंशिएंट मैरिनर है। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज़ के नाविकों की करुणा गाथा का उल्लेख किया है। इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह ही जल है, पीने योग्य के लिए बूंद नहीं है, पीने योग्य के लिए बूंद नहीं है। इन्होंने एक कविता लिखा है इस स्टोरी में।
हमारे चारों ओर वायु। अब देखिएगा बहुत ही लिमिटेड अब हमारे पास चैप्टर्स बचे हैं, देखते हैं हमारी ओर। वायु अनेक गैसों के मिश्रण है, इस मिश्रण के अवयवों को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वायु में ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% बनता है। देखिए ऑक्सीजन मेरे पास से कितना है 21 है और हमारे पास नाइट्रोजन 78 है। 8 1 9 7 2 ये स्टेटमेंट थोड़ा सही लग रहा है। शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हैं और धूलकण है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये एनसीईआरटी का सीरीज़ है, देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचारते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, वायु स्थान नहीं घेरती है। ये तो गलत हो गया, वायु स्थान घेरती है। कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन 2 ही सही नहीं है, ऑप्शन 2 ही सही नहीं है। यानी केवल 2 और 4। और देखिए 4 में क्या कह रहा है, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं, वायु को देखा नहीं जा सकता है। ये गलत है, 2 और 4 गलत है। तीसरा में वायु वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं वायुमंडल कहते हैं, ये सही है। वायु गतिशील है, पवन को, वायु के गतिशील पवन को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। कथन 1 और कथन 2 पर विचार करते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं, ये सही है। वायु नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन रीज़न क्या है ये देखेंगे कि है कि नहीं। बी कहता है कि ए और 2 सही है, लेकिन स्पष्टीकरण जो है नहीं है सही, उसका रीज़न का सॉल्यूशन नहीं दिया है। निम्नलिखित कथनों पर वायु का घटक जलने में सहायक होता है। देखिएगा जलने में सपोर्ट करेगा तो ऑक्सीजन, इन्होंने ऑक्सीजन को माना है, लेकिन आप देखिएगा जलने देता है ऑक्सीजन, सपोर्ट करता है नाइट्रोजन। लेकिन सारा एनसीईआरटी वही लिखता है तो हमको भी वही पढ़ना पड़ेगा। जलने की क्रिया के लिए केवल ऑक्सीजन उपस्थित होना ही संभव है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु जलवाष्प की उपस्थिति होना आवश्यक है, अनिवार्य है। पादप एवं जंतु प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 16 चैप्टर, कचरा संग्रहण और निपटान। देखिएगा ये चैप्टर क्या कह रहा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें ना 3 आर की बात करेगा, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। ये बहुत ज़रूरी है, पढ़िएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केंचुआ का प्रयोग होता है, इन लाल केंचुओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। लाल केंचुआ के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिज़र्ड की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्र अथवा शंख सीपी का चूड़ा भोजन के पसीने पीसने में केंचुआ की सहायता करता है। तो देख लेते केवल सी 1 और 2 सही है, उन्होंने सही माना है। तो पढ़िएगा क्या कह रहा है, लाल केंचुआ के दांत नहीं होते हैं, भोजन को गिज़र्ड की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्र शंख या सीपी का चूड़ा भोजन को पसीने में केंचुआ सहायता करता है। विश्लेषण देखते क्योंकि ये स्टेटमेंट पढ़ने पे कुछ समझ में नहीं आया। आइए, केंचुए किसानों का मित्र कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुआ के दांत नहीं होते हैं, इसमें कहता है एक विशेष संरचना होती है जिसे गिज़र्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। अंडे के छिलके, समुद्री शंख, सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन पीसने में केंचुआ की सहायता करता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, इन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता, जब भी बारिश होती है तब ये निकल आते हैं लाल केंचुआ। कथनों पर विचार करते हैं। आइए स्टेटमेंट पर देखते हैं। कागज़ पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। आइए इन स्टेटमेंट को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको सारा देख लीजिए, उसके बाद आते हैं इसका आंसर पर। जंप टू आंसर। सारे स्टेटमेंट 1 2 3 4 सही है। कागज़ का पुनर्चक्रण संभव है, इसका उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है। प्लास्टिक की कंपोस्टिंग नहीं की जा सकती है, जबकि पौधे और अपशिष्टों की कंपोस्टिंग की जा सकती है। प्लास्टिक को गर्म या जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती है। निम्नलिखित कथन में से प्लास्टिक के दुरुपयोग में कौन सा दुष्परिणाम है? ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, पशुओं की मृत्यु का कारण होना, शहरों में जल का बढ़ाव होना। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें। ऑप्शन डी सही है, 1 2 3 सही है। विश्लेषण पढ़ लीजिए। प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए जाने वाले भोजन खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गंदगी के कारण सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। ये गैसें बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जिनमें से मोनो कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती है। प्लास्टिक थैलियों में पैक कूड़े जानवर के भोजन के लिए लालच में थैली सहित निगल जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियों से शरीर के कहता है नाले व सीवर बंद हो जाते हैं, जो शहरों में बाढ़ और जल भराव का कारण बनता है।
देखिएगा हमने कक्षा 6 का सारे एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू था कंप्लीट करवा दिए हैं। अब कक्षा 7 थे, इसको दूसरा वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखिए क्वेश्चन कितना था, चैप्टर हमारा 16 था, 16 चैप्टर आपको बताए थे कक्षा 6 में, ऊपर में लिखा हुआ कक्षा 6। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जिसमें भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट हो सके। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका पुनः धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।